Starting with the great name of Allah. Welcome back to my channel Optometry and Eye Progress. This is Surya Slavar and I'm going to teach you about Brown syndrome. ये एक बच्ची नज़र आ रही है आप लोगों को। इसकी राइट आई है, लेफ़्ट आई है। राइट आई में इसकी प्रॉब्लम है क्योंकि ये एडक्टेड पोजीशन में जो है ये एलिवेट नहीं कर पा रही। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ एडक्शन और एडक्शन। एडक्शन बोलते हैं जब आई जो है वो नोज़ के साइड पे मूव करती है, और एबडक्शन बोलते हैं जब आई नोज़ से अवे मूव करती है। ये हमारे पास डक्शन मूवमेंट्स होती हैं ऑफ सिंगल आई। डक्शन मूवमेंट जो स्पेसिफिकली एक सिंगल आई की मूवमेंट को बता रही होती है, लाइक एलिवेशन, डिप्रेशन, एडक्शन, एबडक्शन। इसके अलावा अगर हम वर्जन मूवमेंट्स को ले लें तो फिर वो हम दोनों आई को साथ में मिला के बात करते हैं। लाइक अब इस आई में, इस पेशेंट में जो है लिवो एलिवेशन हो रही है। लाइक ये लेफ़्ट साइड पे ऊपर की तरफ देखने की कोशिश कर रही है, जिससे इसकी लेफ़्ट आई तो ऊपर देख रही है और लेफ़्ट साइड पे ऊपर देख रही है, लेकिन जो राइट आई है लेफ़्ट साइड पे तो देख रही है लेकिन ऊपर नहीं देख पा रही है, यानी कि इसकी एडक्टिव पोजीशन में एलिवेशन की प्रॉब्लम है। ब्राउन सिंड्रोम को हम वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको सुपीरियर ओब्लिक टेंडन शीट सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास जो सुपीरियर ओब्लिक मसल होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या सुपीरियर ओब्लिक मसल का जो टेंडन होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर ट्रोक्लिया जिससे सुपीरियर ओब्लिक मसल गुजर के जा रहा होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से जो बंदा है जिसको ब्राउन सिंड्रोम होता है वो एडक्टिव पोजीशन में आई को एलिवेट नहीं कर पाता है। और इसकी कॉज क्या होती है? सेकेंडरी टू मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन होती है। मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन यानी कि सुपीरियर ओब्लिक मसल के अंदर खुद कोई प्रॉब्लम आई हुई है, या फिर सेकेंडरीली किसी और बीमारी की वजह से उसकी मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन जो है वो मौजूद होती है। मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं कि फ़िज़िकली आपके पास उस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, लाइक कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से, इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, इसको बोलते हैं मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन। तो आप लोगों को समझ आ गई कि ब्राउन सिंड्रोम क्या होता है? ये वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस सिंड्रोम होता है। इसको सुपीरियर ओब्लिक टेंडन शीट सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें एडक्टिव पोजीशन में जो एलिवेशन है वो लिमिटेड होती है। अब आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सुपीरियर ओब्लिक मसल का काम तो आइज़ को नीचे लेके जाना है, डाउन गेज में देखना इसका काम है, तो फिर ये ऊपर एलिवेशन क्यों लिमिटेड हो रही है? तो ये इस वजह से हो रही है कि लाइक देखें सुपीरियर ओब्लिक का काम आई को नीचे लेके जाना ज़रूर होता है, बट ये मौजूद ऊपर होता है सुपीरियर ओब्लिक मसल। तो जब सुपीरियर ओब्लिक मसल में कोई मसला आ गया है, ये टाइट हो गया है या शॉर्ट हो गया है, जिसकी वजह से ये आइज़ को ऊपर जाने के लिए छोड़ता ही नहीं है। लाइक अगर आपके सर को ऊपर से कोई पकड़ ले और आप ऊपर करने की कोशिश करें तो आप सर को ऊपर नहीं कर सकते। तो इसी तरह सुपीरियर ओब्लिक मसल एज ए ऑब्स्टेकल यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से ये आई कोशिश तो करती है ऊपर जाने के लिए, लेकिन क्या होता है कि सुपीरियर ओब्लिक टाइटनेस होती है या जो भी प्रॉब्लम है वो इसको ऊपर जाने के लिए छोड़ती ही नहीं है। इस वजह से एडक्टिव पोजीशन में हमारे पास एलिवेशन जो है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। और दूसरी बात, आप ये लोग सोच रहे होंगे कि सुपीरियर ओब्लिक मसल का काम तो एबडक्शन करवाना है, तो फिर एडक्टेड पोजीशन में क्यों एलिवेशन लिमिटेड होती है? तो आप लोगों को मैंने शायद पहले भी ये बात बताई कि जो सुपीरियर ओब्लिक का फंक्शन होता है वो एडक्टेड पोजीशन में मैक्सिमम डिप्रेशन काज करना होता है आइज़ में। समझ आ रही है बच्चों? यहाँ पर देखने आप लोगों को फिगर दिखाई गई है। ये हमारे पास सुपीरियर रेक्टस मसल जो कि सबसे ऊपर मौजूद है, ये साइड पे लेटरल रेक्टस मसल है, और ये सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है ये दिखाया गया है कि ये किस तरह से ट्रोक्लियर से गुजर के जा रहा होता है। हमारे पास ये यूजली क्या होता है? यूनिलेटरल होता है। 10% केसेस में बायलेटरल जो डिजीज़ है वो भी देखी गई है, लेकिन मोस्टली ये यूनिलेटरल होता है। ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट यानी कि 10% में बायलेटरल केसेस भी पाए गए हैं। ब्राउन ने क्या किया था? 1973 में 126 पेशेंट्स उठाए थे
और उन पे स्टडी की थी और उसने देखा कि ब्राउन सिंड्रोम की जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर राइट आई अफेक्टेड है 56% केसेस में, और ये डिज़ीज़ जो है फीमेल में ज़्यादा कॉमनली पाई गई है 59% केसेस में। और कहते हैं कोई जो जेनेटिक बेसिस है वो नहीं पाई गई डिज़ीज़ की, यानी कि कोई जीन म्यूटेशन वगैरह, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वगैरह जो है वो नहीं पाई गई। और मोस्टली पेशेंट जो है वो BSV को मेंटेन भी कर रहे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट ही बाइनोकुलर सिंगल विजन को जो है वो मेंटेन रखेंगे। कुछ पेशेंट, मोस्ट पेशेंट रखेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं मेंटेन रखेंगे। कहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं कि जिनमें इज़ोट्रोपी और एक्सोट्रोपिया था, लेकिन फिर भी स्टिल उनमें BSV जो थी वो क्या थी, मेंटेन थी। समझ आ रही है? मोस्टली यूनिलेटरल, 59% केसेस में फीमेल्स को इफेक्ट किया हुआ है, 56% केसेस में राइट आई में मौजूद है, जेनेटिक बेसिस भी नहीं है, BSV को मेंटेन कर रहा है इसके बावजूद कि इज़ो और एक्सोट्रोपिया मौजूद है। टाइप्स इसकी दो हैं, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। कंजेनिटल जो कि बाय बर्थ मौजूद है और इसकी कोई कॉज पता नहीं है, ये आइडियोपैथिक है और इसमें कंजेनिटल क्लिक सिंड्रोम होता है। लाइक जब सुपीरियर ओब्लिक टेंडन की मूवमेंट अगर इम्पेयरमेंट होगी, जो ट्रोक्लिया से गुजर के जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब आई मूव करेगी तो क्लिक की आवाज़ प्रोड्यूस होगी। एक्वायर्ड में क्या होता है, कोई भी ट्रामा, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ब्राउन सिंड्रोम हो जाता है। लाइक रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हो गए, पेनसिनोसाइटिस या स्क्लेराइटिस वगैरह के पेशेंट्स हैं जिनमें क्या हुआ कि टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो गई, सुपीरियर ओब्लिक टेंडन की, या फिर उसमें ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड ब्राउन सिंड्रोम हो जाएगा। फिर हमारे पास इटियोलॉजी क्या है, मतलब जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं डिज़ीज़ के। आपके पास डेवलपमेंटल एनॉमली हो सकती है, यानी कि कोई चीज़ प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई आई के अंदर, सुपीरियर ओब्लिक टेंडन या फिर ट्रोक्लिया या फिर मसल या फिर ऑर्बिट या कुछ भी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ओब्लिक जो टेंडन है वो शॉर्ट है और इनइलास्टिक है और उसमें कोई नोड्यूल या स्वेलिंग मौजूद है, या फिर सुपीरियर ओब्लिक टेंडन की सुपीरियर रेक्टस मसल के साथ फाइब्रस अटैचमेंट हुई हुई है, या फिर सुपीरियर ओब्लिक की इंसर्शन एबनॉर्मल है, अपनी प्रॉपर पोजीशन पे वो इंसर्ट नहीं हुआ स्क्लीरा के ऊपर, या फिर पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन मौजूद है इंफीरियर ओब्लिक और सुपीरियर ओब्लिक मसल की। तो पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन मींस जो नर्व जाती है उसकी रिस्पॉन्स में सुपीरियर ओब्लिक को जो एक्शन देना चाहिए डिप्रेशन का, वो सुपीरियर ओब्लिक को जो एक्शन देना चाहिए डिप्रेशन का वो नहीं दे रहा होता। और ये क्योंकि ये तो शॉर्ट है, इलास्टिक है, न्यूडूल है, फाइब्रस अटैचमेंट इसमें मौजूद है और इसकी इंसर्शन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आई जब ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करती है तो आई एलिवेट नहीं हो पा रही होती। बाकी इसमें कोई वीकनेस वगैरह मौजूद नहीं है, टाइटनेस मौजूद होती है सुपीरियर ओब्लिक मसल में। तो ये तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से एडेप्टिव पोजीशन में आई जो है वो एलिवेट नहीं हो पाती है। सिम्टम्स आपको क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स में क्या आ गया, डिप्लोपिया दो दिखाई देगा पेशेंट को। इसके अलावा बाइनोकुलर विजन, स्टेरोप्सिस स्पेसिफिकली जो है वो ख़राब होगी कुछ पेशेंट्स में, और ऑर्बिटल पेन होगा, टेंडरनेस वगैरह मौजूद होगी, आई मूवमेंट पे करने से पेन होगा, एबनॉर्मल हेड पोजीशन होगी, और एडक्टेड पोजीशन में जब आई को एलिवेट करेगा पेशेंट तो उसमें क्लिक की आवाज़ प्रोड्यूस होगी। तो कुछ ख़ास सिम्टम्स हैं नहीं इसमें, डिप्लोपिया, पेन और एबनॉर्मल हेड पोजीशन इसमें मौजूद है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स जो हैं, एडक्टेड पोजीशन में एलिवेशन लिमिटेड है और कॉन्ट्रालेटरल वर्जन, यानी कि जब एबडक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा, डाउन ड्रिफ्ट मौजूद होगी और उसके साथ साथ वाइडनिंग ऑफ पल्पेब्रल फिशर होगा। ठीक है, हम लोग डिफरेंट डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए जनरली मैं बता रही हूँ कि जब कॉन्ट्रालेटरल वर्जन करेंगे, इफेक्टेड आई मतलब जिस आई में एडक्शन आप कर रहे हैं और एलिवेशन लिमिटेड है, तो उसी आई में जब आप एबडक्शन करेंगे तो डाउन ड्रिफ्ट होगी, आई नीचे की तरफ जाएगी और पल्पेब्रल फिशर जो है वाइडनिंग होगी। पल्पेब्रल फिशर तो जानते हो ना, अपर लिड से लेके नीचे लोअर लिड तक जितना डिस्टेंस होता है उसको पल्पेब्रल फिशर बोलते हैं। उसकी वाइडनिंग होगी ब्राउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में। अगर इफेक्टेड आई को वो एबडक्टेड पोजीशन यानी कि कॉन्ट्रालेटरल साइड पे लेके जाएगा तो तब
डाउन ड्रिफ्ट के साथ। इसके अलावा जो कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर रेक्टस मसल है उसकी ओवर एक्शन होगी, मीन्स जो दूसरी आई है अनइफेक्टेड आई में जो सुपीरियर रेक्टस मसल है उसकी ओवर एक्शन होगी। इसके अलावा जो मसल सिकुली वगैरह है वो इतने ख़ास डेवलप नहीं होते क्योंकि जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है उसकी कोई ओवर एक्शन मौजूद नहीं होती इफ़ेक्टेड जो आई है उसमें, ठीक है। लेकिन जो इंफीरियर ओब्लिक मसल है उसकी ओवर एक्शन जो है वो मौजूद होती है अनइफेक्टेड साइड पे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है जो कि इफ़ेक्टेड मसल है उसमें ओवर एक्शन तो नहीं होती, टाइटनेस वगैरह होती है, फाइब्रोसिस वगैरह होती है, फाइब्रस अटैचमेंट होती है, पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन होती है, लेकिन ओवर एक्शन नहीं होती। लेकिन जो अनइफेक्टेड आई है यानी कि जो कॉन्ट्रालेटरल आई है, जो आई इफ़ेक्टेड नहीं है, वहाँ पर सुपीरियर रेक्टस और दूसरा इंफीरियर ओब्लिक मसल की क्या हुई हुई होती है, ओवर एक्शन हुई हुई होती है। दूसरी आई में बात की जा रही है, ये क्यों होता है? ये एक आई है राइट, ये दूसरी आई है लेफ़्ट। इफ़ेक्टेड आई ये वाली है जिसमें सुपीरियर ओब्लिक में मसला है, और जो अनइफेक्टेड आई है वो ये वाली आई है जिसमें सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? इनकी ओवर एक्शन हो रही है। ओवर एक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग ऊपर देखना चाह रहे हैं एडक्टर पोजीशन में, तो यहाँ पर ये वाली आई जो है ऊपर देख नहीं पा रही सुपीरियर ओब्लिक में मसले की वजह से, जिसकी वजह से मोर एंड मोर इनर्वेशन इसके लिए जा रही है कि आप प्लीज़ ऊपर देखो। तो हेरिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग जो दूसरी आई है वहाँ पर सुपीरियर रेक्टस के लिए भी ज़्यादा जा रही है, हमारे पास इंफीरियर ओब्लिक के पास भी इनर्वेशन जो है वो ज़्यादा जा रही है कि आप लोग ऊपर देखो, आई को कह रहे ऊपर देखो। तो इसमें ज़्यादा इनर्वेशन जाने की वजह से इफ़ेक्टेड आई में, अनइफेक्टेड आई में भी हेरिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग ज़्यादा इनर्वेशन जा रही होती है, जिसकी वजह से सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक जो है वो ओवर एक्ट कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पेल्स ने कहा कि ब्राउन सिंड्रोम के पेशेंट में ए पैटर्न ईज़ोट्रोपिया जो है वो मौजूद होता है। लाइक ब्राउन सिंड्रोम का पेशेंट है और उसमें ईज़ोट्रोपिया है तो उसका पैटर्न जो है वो ए पैटर्न होगा। लेकिन ब्राउन और राइट ने कहा कि नहीं, प्रीडोमिनेंटली बी पैटर्न जो है वो मौजूद होता है। जो हेस चार्ट पे जो टेस्ट किया जाता है तो एलिवेशन जो है वो लिमिटेड होती है और लोअर फील्ड में इतनी ख़ास कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, अगर थोड़ी सी हो तो होगी वरना नहीं होती। और एडक्टेड पोजीशन में एलिवेशन करने में डिस्कम्फर्ट भी होता है। और फोर्स डक्शन टेस्ट यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। फोर्स डक्शन टेस्ट अगर आप लोगों को नहीं आता तो वो टेस्ट होता है जिसमें मैकेनिकल कॉज को हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। लाइक इनकॉम्पिटेंट स्ट्रैबिस्मस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये चेक करने के लिए कि आया जो स्ट्रैबिस्मस है वो पालसी की वजह से हुआ है या कोई मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। तो जो स्टिफनेस और रिस्ट्रिक्शन होती है आई के अंदर उसको मेजर किया जाता है। एग्जामिनर जो है वो आई की पैसिव रोटेशन करवाता है और देखता है कि आई उस रोटेशन के लिए कितनी रेजिस्टेंस शो कर रही है। उस रेजिस्टेंस को मेजर करने को फोर्स डक्शन टेस्ट कहते हैं। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब है रेजिस्टेंस मौजूद है। इसके अलावा जो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं ब्राउन सिंड्रोम के जो कि BSV को मेंटेन कर रहे हैं विदाउट एनी एबनॉर्मल हेड पोस्चर, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो एबनॉर्मल हेड पोस्चर शो करते हैं। अगर एबनॉर्मल हेड पोस्चर मौजूद होगा तो वो किस तरह से होगा कि हेड अप करेगा पेशेंट और हेड को टिल्ट करेगा इफ़ेक्टेड साइड की तरफ, यानी कि जो राइट आई है उसमें इडक्शन में आप लोग को पेशेंट को प्रॉब्लम है तो वो हेड को टिल्ट करेगा इफ़ेक्टेड साइड पे मीन टू से लेफ़्ट साइड पे हेड को टिल्ट करेगा। और जो हेड टर्न करेगा वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे करेगा
लाइक राइट आई में आपको प्रॉब्लम है, पेशेंट को राइट आई में प्रॉब्लम है, एडक्टेड पोजीशन में एलिवेट नहीं कर पा रहा, तो वो पेशेंट कहाँ देखेगा, राइट साइड पे देखेगा, बिकॉज राइट आई में प्रॉब्लम है ना, और इफेक्टेड साइड क्या है, एडक्टेड पोजीशन में एलिवेशन में प्रॉब्लम है, तो पेशेंट कहाँ देखेगा, लेफ्ट साइड पे देखेगा। तो क्या याद करना है कि हेड अप होगा, हेड टिल्ट इफेक्टेड साइड पे होगा और हेड टर्न कॉन्ट्रालेटरल साइड पे होगा। लेकिन अगर पेशेंट को बायलेटरल और सिमेट्रिकली ब्राउन सिंड्रोम मौजूद है, मींस दोनों आईज में मौजूद है, और सिमेट्रिकल भी है, लाइक जितना एक आई में एलिवेशन में प्रॉब्लम है उतनी दूसरी आई में भी प्रॉब्लम है, और इरेक्टल पोजीशन में ही है एलिवेशन में मसला लिमिटेशन, तो फिर हेड पोस्चर जो है सिर्फ हेड अप तक ही होगा, हेड टिल्ट और हेड जो टर्न है वो मौजूद नहीं होगा। फिर ये बात बताई जा रही है कि इंडक्शन पोजीशन में जो एलिवेशन में लिमिटेशन है वो इम्प्रूव की जा सकती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अगर आप रिपीटेडली टेस्टिंग करो उसी डायरेक्शन ऑफ गेज में, बार बार एलिवेशन को चेक करो, और अगर क्लिक सिंड्रोम भी मौजूद है, एडक्टेड पोजीशन में एलिवेट करने से आपको क्लिक की आवाज़ आ रही है, तो फिर क्या होगा, आपके पास एलिवेशन, ये गुड प्रोग्नोसिस है कि आपके पास जो एलिवेशन है उसकी लिमिटेशन कुछ हद तक ठीक हो जाएगी, लेकिन ये सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होती, फिर से लिमिटेशन जो है वो आ जाती है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि जो इन्फीरियर ओब्लीक है उसमें एप्सिलेटरल आई में ओवर एक्शन जो है वो मौजूद होती है। इप्सिलेटरल आई में जो इन्फीरियर ओब्लिक मसल है जो कि आई को ऊपर लेके जाता है, उसमें क्या मौजूद है, ओवर एक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से आई जो है वो नीचे की तरफ नहीं जा सकेगी। अब ये एक ऐसी बात, ऐसा सिनेरियो, ऐसा सीन क्रिएट कर दिया है कि कन्फ्यूजन काज कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये कहना चाह रहे हैं कि रिपीटेडली जब हम टेस्टिंग करेंगे, एडक्टेड पोजीशन में बार बार एलिवेट करवाएंगे आई को और क्लिक की आवाज़ ही प्रोड्यूस होगी, तो ये गुड प्रोग्नोस्टिक साइन है कि आपके पास जो है कुछ टाइम के लिए इम्प्रूवमेंट आ जाएगी एलिवेशन में। और इसमें क्या होता है, इस केस की बात कर रहे हैं कि जब इम्प्रूवमेंट आती है तो उसमें क्या होता है, इन्फीरियर ओब्लिक मसल जो है वो ओवरएक्ट कर जाता है, इस वजह से हमारे पास जो एलिवेशन है वो हो जाती है और डाउन जो गेज है उसमें लिमिटेशन आ जाती है। ये हैज़ चार्ट बताया गया है जहाँ पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिमिटेशन अपर फील्ड में मौजूद है और बाकी जो फील्ड्स हैं वो ठीक हैं। यहाँ पर देखें और मुझे बताएं कि पेशेंट की कौन सी आई में डिफेक्ट मौजूद है। ये देखें प्राइमरी पोजीशन है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, लीवोवर्जन हो रही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर डेक्स्ट्रोवर्जन हो रही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिवेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास लीवो एलिवेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए राइट आई में एलिवेशन जो है ठीक से नहीं हो रही है और लेफ़्ट आई में हो रही है। इसका मतलब है एडक्टेड पोजीशन में एलिवेशन लिमिटेड है, पेशेंट की राइट आई में डिफेक्ट मौजूद है। लास्ट में देखें जो डेक्स्ट्रो एलिवेशन है वो ठीक है, क्यों, क्योंकि दूसरी आई तो ठीक थी ना, इसकी लेफ़्ट वाली, प्रॉब्लम तो इसकी राइट वाली आई में था। इन्वेस्टिगेशंस हम क्यों करते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए कि जो फाइंडिंग्स की हमने उसको रिकॉर्ड कर लें और कितना कंपनसेशन जो है, कितना डिग्री ऑफ कंपनसेशन हो सकता है, लाइक जो डिफेक्ट आया हुआ है उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, क्लिक सिंड्रोम से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और दूसरा फोर्स रिडक्शन टेस्ट करने के लिए कि मैकेनिकल नेचर रिस्ट्रिक्शन की मौजूद है या नहीं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, गले में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज काफ़ी मुश्किल हो रही है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं कि जो डिज़ीज़ है ब्राउन सिंड्रोम की, उसकी जो फीचर्स हैं वो दूसरी डिजीज़ के साथ भी मिलते जुलते हैं। तो वो कौन कौन सी डिसीज़ हैं, लाइक आइसोलेटेड इंफीरियर ओब्लिक पाल्सी हो गई, डबल एलिवेटेड पाल्सी हो गई, ऑर्बिटल ब्लॉक फ्रैक्चर हो गया, कंजेनिटल फाइब्रोसिस विद एक्स्ट्राकुलर मसल सिंड्रोम, एडहेरेंस सिंड्रोम, ग्लाउकोमा ड्रेनेज सर्जरी, ग्रेव्स और बैटोपैथी, ये सब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती हैं डिजीजेस।
अब ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट या तो सर्जिकल होगा या नॉन सर्जिकल होगा। नॉन सर्जिकल पहले देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। रेट्रोटोपियल स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। जो लोकल स्टेरॉइड है वो फर्स्ट टाइम यूज़ किए गए थे लेट ऑनसेट डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में, ताकि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जा सके और जो फाइब्रस टिश्यू सेकेंडरी टू ट्रामा मीन्स ट्रामा के बाद जो फाइब्रस टिश्यू की डेवलपमेंट हो जाती है उसको रोका जाए। और ये टेक्निक जो है इफ़ेक्टिव थी एलिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेलिबल डाउन सिंड्रोम। और ये क्या करती थी, ट्रैक्शन टाइम जो है उसको भी रेगुलेट कर रही थी। इसके लिए ज़रूरी था कि इंजेक्शन जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन पे प्लेस किया जाए। लेकिन इस ट्रीटमेंट का ये नुकसान था कि ये टेम्परेरीली आपकी जो एलिवेशन है रिडक्शन में जो लिमिटेड है उसको ठीक कर लेती थी, लेकिन ये लंबे अरसे के लिए काम नहीं करती थी। सस्टेन्ड इफेक्ट इसका नहीं था तमाम केसेस पे। और पेशेंट्स में ये इंडिकेट किया गया कि फिर वो सर्जरी करवाएं। तो नॉन सर्जिकल में क्या है, रेट्रोटोपियल स्टेरॉइड इंजेक्शन है जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहा था, और दूसरा क्या कर रहा था कि ट्रॉमा के रिजल्ट में जो फाइब्रस टिश्यू की डेवलपमेंट थी उससे रोक रहा था, और शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिलीफ दे रहा था, मीन्स पेशेंट को रिलीफ दे रहा था। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर प्राइमरी पोजीशन में हाइपरट्रोपिया मौजूद है तो उसकी सर्जरी करवा लें। एबनॉर्मल हेड पोजीशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि हेड टर्न टू द अफेक्टेड साइड और हेड टर्न टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड और हेड अप वगैरह, तो उसके लिए सर्जरी कर लें। हमने पढ़ा कि ऐसे पेशेंट्स को डिप्लोपिया होता है, तो डिप्लोपिया अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए कर लें सर्जरी। और डाउन शूट अगर हो रहा है एडक्शन में, आई डोंट नो व्हाई हियर इट इज़ रिटन दैट डाउन शूट ऑन एडक्शन, बिकॉज वी स्टडीड दैट कि कॉन्ट्रालेटरल वर्जन यानी कि एबडक्टेड पोजीशन में डाउन शूट हो रहा था, तो उस वजह से क्या हो रहा था, वाइडिंग भी हो रही थी पल्पेब्रल फिशर की। लेकिन यहाँ पर एडक्टेड पोजीशन लिखी हुई है, तो इसको भी याद रख लें कि डाउन शूट ऑन एडक्शन, कॉम्प्रोमाइज बाइनोकुलरिटी, मेरे ख्याल से वहाँ पर एप्सिलेटरल लिखा होना चाहिए। आप लोग ये याद कर लें कि डाउन शूट जो है एडक्टेड पोजीशन में ही होता है, और कॉन्ट्रालेटरल वर्जन में होता है। तो वो ये कह रहे होंगे कि दोनों आई को जब साथ ले रहे थे, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा कि एडक्टेड पोजीशन में क्या होती है, लिमिटेड होती है एलिवेशन। अगर मैं कह रही हूँ कि राइट आई में एडक्टेड पोजीशन में एलिवेशन लिमिटेड है, तो इसका ये मतलब है कि लीवो वर्जन में, ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे होंगे कि डेक्स्ट्रो वर्जन में फिर क्या लिमिट वो होगी, डाउन ड्रिफ्ट होगी, ठीक है, जब आई इस तरफ देख रही होगी। लेकिन बात तो वही बन रही है। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि आप एडक्टेड पोजीशन में डाउन शूट याद कर लें, ओके। कॉम्प्रोमाइज्ड बाइनोकुलरिटी होती है और सिग्निफिकेंट ऑर्बिटल पेन वगैरह हो, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि अगर जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली मौजूद होगी तो उसके लिए आप सर्जरी कराएंगे। पेन ज़्यादा हो, डिप्लोपिया हो, हाइपरट्रोपिया हो, और इसके अलावा और क्या हो, डाउन शूट वगैरह हो, तो उसके लिए आप क्या करवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे। सुपीरियर ओब्लिक टेनोटमी के बारे में बता रहे हैं कि सुपीरियर ओब्लिक में मसला है, उसकी टेनोटमी कर लें। टेनोटमी कहते हैं कि आप सुपीरियर ओब्लिक का जो टेंडन है उसको कट कर लें और फिर से लगा दें, ठीक है। ये एक सर्जरी हो गई। फिर कहते हैं पोस्टीरियर टेनेक्टोमी ऑफ सुपीरियर ओब्लिक। अब टेनोटमी और टेनेक्टोमी में क्या डिफरेंस है, तो टेनोटमी में सिर्फ सुपीरियर ओब्लिक को कट करके दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है, लेकिन टेनेक्टोमी में जो टेंडन है, एक्चुअली टेनोटमी में भी टेंडन को ही कट किया जाता है और टेनेक्टोमी में भी, लेकिन टेनेक्टोमी में क्या होता है कि हमारे पास टेंडन का एक पार्ट, एक पोर्शन जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक हो गया। और टेनोटमी में सिर्फ कट करके और उसकी रिपोजिशन की जाती है। दूसरा सुपीरियर ओब्लिक टेंडन एक्सपेंडर लगा दिया जाता है ताकि मसल जो है वो शॉर्ट है, टेंडन जो है वो शॉर्ट है, उसको थोड़ा लंबा कर दिया जाए ताकि जो वो रेजिस्टेंस है एलिवेशन के लिए वो कम हो जाए। ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी है। यहाँ पर ये सारा बता रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसीजर आप लोग खुद देख लें। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या बताया जा रहा है कि जो सुपीरियर ओब्लिक टेंडन है उसकी वीकनिंग करेंगे, पार्शियल टेम्पोरल टेनोटमी करेंगे, और जो रिसेशन प्रोसीजर है वो कहते हैं जी पार्शियल टेम्पोरल टेनोटमी और रिसेशन प्रोसीजर वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं है
एलिवेशन की रिस्ट्रिक्शन एडक्टर पोजीशन में इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए जो नेज़ल टेनोटमी है सुपीरियर ओब्लिक टेंडन की, वो ज़रूरी है कि की जाए। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो कन्वेंशनल टेनोटमी और टेनोक्टमी है उसमें कुछ लिमिटेशंस भी मौजूद हैं जो कि इतनी सक्सेसफुल नहीं है ट्रीट करने के लिए ब्राउन सिंड्रोम को, और अंडर कोरेक्शन और जो ओवर कोरेक्शन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ये ज़रूरत पेश आई कि इसके अलावा कोई और प्रोसीजर इजाद किया जाए लाइक टेंडन एक्सपेंडर वगैरह, ताकि जो कंट्रोल और ग्रेडेड वीकनिंग कर दे सुपीरियर ओब्लिक टेंडन की। और ये जो है प्रोसीजर ऑफ चॉइस भी है। नहीं समझ आई तो फिर से देख लो। टेनोटमी करते हैं, नेज़ल टेनोटमी जो है वो नेसेसरी है, टेनोक्टमी भी करते हैं, लेकिन ये दोनों प्रोसीजर ऑफ चॉइस नहीं है, इनमें लिमिटेशंस आ जाती हैं। ये करने के बाद भी सुपीरियर ओब्लिक में या तो ओवर एक्शन हो जाती है या फिर अंडर एक्शन हो जाती है। तो अब ज़रूरत ये पेश आई कि कोई अच्छा सा तरीका इन्वेंट किया जाए जो कि एक्सपेंडर वाला तरीका है। सुपीरियर ओब्लिक एक्सपेंडर जो प्रोसीजर है वो यूज़ किया जाएगा, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ठीक हो गया बच्चों? सुपीरियर ओब्लिक टेंडन में हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन जो स्पेसर है वो लगा दिया जाता है टेंडन को लंबा करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेंडन शॉर्ट था जिसकी वजह से वो आई को ऊपर जाने के लिए नहीं छोड़ रहा था। अब टेंडन लॉन्ग हो गया तो अब आई ऊपर की तरफ मूव कर सकेगी, और टेंडन जो है वो 6 mm लेंथ का होना चाहिए। ये लेंथ ज़्यादा करने से सुपीरियर ओब्लिक की क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, और आप जो है वो क्या कर सकते हैं, सुपीरियर जो ओवरकम कर सकते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल आउटकम आया था सुपीरियर ओब्लिक टेनोटमी से। ठीक हो गया? और 6 mm लेंथ का स्पेसर रिकमेंडेड है मोस्टली केसेस में। An initial under correction with limitation in the field of action of the muscle is common after the superior oblique expander. A late improvement is seen in most cases. कहते हैं superior oblique muscle superior oblique expander से क्या हो जाता है कि कुछ जो field of action है उसमें limitation आ जाती है, लेकिन वो बाद में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। यार इसमें क्या मुश्किल था, बस यही कह रहे हैं कि सुपीरियर ओब्लिक एक्सपेंडर लगा दिया 6 mm का, सिलिकॉन स्पेसर उसको कहते हैं। और इससे क्या होता है कि शुरू में थोड़ी सी लिमिटेशन आती है दूसरे डायरेक्शन ऑफ गेजेस में, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाती है। और ये स्पेंडर लगाते क्यों हैं कि जो टेनोक्टमी वगैरह में, टेनोटमी वगैरह में जो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आया था उसको ओवरकम करने के लिए लगाते हैं, और ये प्रोसीजर ऑफ चॉइस भी है। सुपीरियर ओब्लिक टेनेक्टोमी में फिर से क्या बता रहे हैं, जो एंटीरियर टेंडन है ऑन द नेजल साइड ऑफ द सुपीरियर रेक्टस मसल शुड इम्प्रूव एलिवेशन इन एडक्शन वेदर द अंडरलाइंग डिफेक्ट वाज अ shortened tendon or a lesion preventing free passage of the tendon through the trochlea। कहते हैं कि अगर आपके पास टेंडन छोटा है या फिर ट्रोक्लिया में कोई मसला है तो आप क्या कर लें, सुपीरियर रेक्टस मसल के नेज़ल साइड पे जो मौजूद है टेंडन सुपीरियर ओब्लिक का, उसकी डिवीज़न करवा लें ताकि एलिवेशन इम्प्रूव हो जाए। इसके अलावा सुपीरियर ओब्लिक पाल्सी जो कि विद सेकेंडरी इंफीरियर ओब्लिक ओवर एक्शन in some is common after the procedure for Brown syndrome. Superior oblique palsy can be managed by an ipsilateral inferior oblique weakening at the same time as the tenotomy। कहते हैं जब टेनोटमी करो तो उसी वक्त इंफीरियर ओब्लिक की वीकनिंग भी करो, क्योंकि इंफीरियर ओब्लिक में क्या हुआ था, हमने पढ़ा कि एप्सिलेटरल इंफीरियर ओब्लिक ओवर एक्शन हो रही थी, तो उसकी ओवर एक्शन को ख़त्म करने के लिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं, इंफीरियर ओब्लिक की वीकनिंग कर रहे हैं एप्सिलेटरल आई में। तो इजी वर्डिंग में ये है कि अगर आपके पास सुपीरियर ओब्लिक पाल्सी मौजूद है तो ये तो अंडर करेगा, तो इसका मतलब है कि इंफीरियर ओब्लिक जो है वो ओवर एक्ट करेगा। तो ओवर एक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी वीकनिंग करवा दें। तो जब इसकी टेनोटमी करवाएं तो इसकी क्या करवाएं, वीकनिंग करवाएं। सॉरी।
नेक्स्ट हमारे पास दूसरे प्रोसीजर्स क्या हैं। कॉन्ट्रालेटरल हमने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर रेक्टस मसल है उसकी क्या हो रही थी, ओवरएक्शन हो रही थी, तो उसकी रिसेशन करवा लेंगे, उसको वीक करवा लेंगे। लेकिन ये तब करवाएंगे जो पहले वाली सर्जरी, स्टेनोटमी, टेनोक्टमी, वीकनिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं इनसफिशिएंट है पेशेंट के लिए, तो सुपीरियर रेक्टस की वीकनिंग करवा देंगे। और तब करवाएंगे सुपीरियर रेक्टस की रिसेशन जब पेशेंट जो है फिक्सेट करे कौन सी आई से, इफेक्टेड आई से, मेकिंग द ओवरएक्शन मोर ऑब्वियस, जिसकी वजह से ओवरएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है। इफ़ देयर इज़ अ मैनिफेस्ट होरिज़ोंटल स्ट्रैबिस्मस सर्जरी में बी इंडिकेटेड फॉर फंक्शनल और पुअर अलाइनमेंट। पीछे हमने पढ़ा था कि ईज़ो और एक्सो भी मौजूद हो सकता है, और अगर है तो इसके लिए भी सर्जरी करवा लें। सर्जरी फॉर ब्राउन सिंड्रोम विल बी नीडेड इफ द prognosis for BSV is good, but should only be considered in cases without fusion if the restriction is marked and unsightly। restriction अगर बहुत ज़्यादा है, फ्यूजन के बगैर है और BSV के चांसेस हैं प्रोग्नोसिस की गुड BSV के, तो फिर सर्जरी पे जाना चाहिए। हॉरिजॉन्टल एंगल कैन बी करेक्टेड यूजिंग कन्वेंशनल टेक्निक्स। ईज़ो एक्सो वगैरह की बात करें तो उनके लिए फिर कन्वेंशनल टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके, सर्जरी यूज़ करके उसको ठीक कर सकते हैं। पॉजिटिव फोर्स रिडक्शन टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। सुपीरियर ओब्लिक टेनोटमी करने से पहले आप चेक करें कि फोर्स रिडक्शन टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है। सर्जन क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि तमाम जो फाइबर्स हैं टेंडन की वो डिवाइड हैं, और फोर्स रिडक्शन टेस्ट जो है क्या वो पॉजिटिव है, क्या रिस्ट्रिक्शन जो है एलिवेशन में आ रही है, ये वो किसी पैथोलॉजी की वजह से है या फिर कोई एनोमली है सुपीरियर ओब्लिक टेंडन की। पॉसिबल कॉजेज़ क्या सकते हैं, या तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में एनोमेलस होगा, या फिर डायनामिक स्टेबिलिटी जो है लेटरल रेक्टस मसल पुली वगैरह की मौजूद होगी, जिसकी वजह से एडक्टेड पोजीशन में इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट मौजूद होती है। डायनामिक इनस्टेबिलिटी ऑफ द लेटरल रेक्टस मसल पुली विद इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑन एडक्शन। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने आज 1 बाय 1 जो है वो क्या की, डिस्कस की। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है कि सुपीरियर ओब्लिक टेनोटमी के रिस्पॉन्स में या फिर टेंडन स्पेसर से क्या हो जाता है कि आपको रिजल्ट जो है कुछ डेज़ या कुछ वीक्स में मिल जाएंगी। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में तमाम पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, डायरेक्शनल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जो नॉन ऑपरेटेड आई है उसको ओक्लूड कर देना चाहिए, और जो ऑपरेटेड आई है उसको फोर्स करना चाहिए इन द फील्ड ऑफ द एलिवेशन एंड एडक्शन। सो इट वाज ऑल अबाउट ब्राउन सिंड्रोम। ब्राउन सिंड्रोम में थोड़ी सी आज समरी कर लेते हैं। ब्राउन सिंड्रोम में क्या था, एडक्टेड पोजीशन में एलिवेशन क्या थी, लिमिटेड थी। इसमें वी पैटर्न जो है वो प्रीडोमिनेंट था, और इसके अलावा डिप्लोपिया, पेन, एबनॉर्मल हेड पोस्चर वगैरह मौजूद था। जो मसल्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी वो कौन से मसल थे, कॉन्ट्रालेटरल आई के मसल थे, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक, इनकी ओवरएक्शन हो रही थी। इसके अलावा जो एप्सिलेटरल आई में मसल्स ने मजाक बनाया हुआ था वो कौन सा मसल था, इंफीरियर ओब्लिक था, उसकी भी ओवरएक्शन मौजूद थी। क्यों, क्योंकि सुपीरियर ओब्लिक की अगर हमारे पास ओवरएक्शन पालसी थी, इस वजह से इंफीरियर ओब्लिक की ओवरएक्शन हो रही थी। फिर दूसरा क्या था कि ईज़ो भी हो सकता था ऐसे पेशेंट्स को, और एक्सो भी हो सकता था। ईज़ो में पैटर्न बता दिया मैंने पहले भी कि वी पैटर्न था। फिर क्या कहते थे इसमें कोई ऐसी बात जो इम्पोर्टेंट थी वो डाउन ड्रिफ्ट वाली थी कि एडक्टेड पोजीशन में डाउन ड्रिफ्ट होता था लेकिन कॉन्ट्रालेटरल वर्जन में, और वाइडनिंग ऑफ पल्पेब्रल फिशर भी इसमें मौजूद था। इसके अलावा पेन का मैंने शायद बता दिया, पेन मौजूद था, डिप्लोपिया भी था, और एबनॉर्मल हेड पोस्चर भी था। और क्या था इसमें, सर्जरीज थी और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट था। सर्जरीज कब कर रहे थे, नॉन सर्जिकल कब करेंगे, जब रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करना है या एम्ब्लायोपिया वगैरह को करेक्ट करना है।
सर्जरी मोस्टली करते हैं पेशेंट्स में ईज़ो एक्ज़ो को ठीक करने के लिए, सुपीरियर ओब्लिक में जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने के लिए टीनोटमी करेंगे, नेज़ल टेनेक्टोमी करेंगे और एक्सपेंडर जो है वो लगा देंगे टेंडन में, जो कि प्रोसीजर ऑफ चॉइस है। 6 mm का सिलिकॉन एक्सपेंडर लगा लेंगे या स्पेसर। और क्या कह रहे थे इसमें, फोर्स डक्शन टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि जो कॉज थी वो क्या थी, मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन थी। ठीक हो गया, कॉज क्या थी, मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन मौजूद थी, सेकेंडरी टू मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन। सही हो गया। तो ये सारा कुछ हमने आज इस पे पढ़ा। फिर ऐसी बात जो रह गई है वो ये है कि राइट आई ज़्यादा इफेक्टेड थी, फीमेल ज़्यादा इफेक्टेड है। 59% केसेस में फीमेल, 56% केसेस में राइट आई। और कुछ जो मैं भूल रही हूँ वो ये है कि सुपीरियर ओब्लिक शॉर्ट था, इनइलास्टिक था, नोड्यूल थे इसमें, और सारा मसला ही सुपीरियर ओब्लिक में था। ठीक हो गया बच्चों। तो ये सारा हमने आज क्या पढ़ा, ब्राउन सिंड्रोम। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।